सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी आज की तारीख में 17 रुपए 88 पैसे। तो आप तो उसको जनरेट कर रहे हैं, तो अगर आपने 7 रुपए से 17 रुपए 88 पैसे टैक्स को बढ़ा दिया पेट्रोल के ऊपर, और वो बढ़ाया इसलिए कि जरी शोबा टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स की चोरी हो रही है, प्रॉपर्टी वाले टैक्स नहीं दे रहे, एनएफसी अवार्ड के तहत जो करना था वो नहीं दे रहे, यानी पोटेंशियलिटी टैक्स की जो है, पहले हम ये एडमिट कर लें, पाकिस्तान है ब्लैक मनी मिला के 3,500 अरब रुपया सालाना है, हम ले रहे हैं 1500 साढ़े 1500। तो ये जो 1900 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, इसको मुख्तलिफ शक्लों में सर्कुलर डेट में आ जाएगा, बजट खसारे में आ जाएगा, नोट छाप रहे हैं, कर्जे लेते चले जा रहे हैं, तालीम में कम कर रहे हैं, सेहत में कम कर रहे हैं, तो जितनी आपकी खराबियां इंक्लूडिंग सर्कुलर डेट वो जनरेट होती हैं कि टैक्स की चोरी और टैक्स में छूट जानबूझकर और ऐसे तरीके ईजाद कर रहे हैं कि आप जो है मिसाल के तौर पर बाहर से रेमिटेंस मंगाएं, पैसा वाइट हो गया, तो चाहे वो लूटेड मनी हो, तो ये है एनआरओ, फाइनेंशियल एनआरओ, जो कुछ हम अपना कराए हुए हैं। टैक्स एमनेस्टी आ गई कि 2% दें, लूटी हुई दौलत को तहफ्फुज हो गया, दिस इज अनदर एनआरओ, और ये 5 आ चुके हैं। टैक्स के इंसेंटिव 2% पे दे देते हैं, कभी 5%, हिंदुस्तान ने दिए थे 30% पर। तो बेसिकली जो खराबों की जड़ है, 2003 में आप चले जाएं, 8 साल पहले ये कहा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, कि जब टैक्स की चोरी कम हो जाएगी, रुक जाएगी, तो हम जीएसटी को 15 से 5 पर ले आएंगे और पेट्रोलियम लेवी को 0 कर देंगे। अब टैक्स की चोरी और टैक्स रेट कम कर देंगे और टैक्स जीडीपी बढ़ जाएगा, ये तमाम शराइत थी। आज क्या है, टैक्स जीडीपी गिर गया, वो सेल्स टैक्स 15 से 17 हो गया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ गया, तो ये तो रिवर्स हो गया, और उसके साथ तालीम भी कम हो गई, सेहत के मदद में रकम भी कम हो गई, जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। कलीम सिद्दीकी साहब ने एक बात की, मैं आपको बताऊं, एक बजट 3-4 साल के बाद आप 2 क्राइसिस में आने वाले हैं। एक पानी का क्राइसिस, हिंदुस्तान जो है वहां अफगानिस्तान जाके भी वो कर रहा है और यहां से भी कर रहा है, दरियाओं में अभी हम एक क्राइसिस में जा रहे हैं, एक एनर्जी के क्राइसिस में जा रहे हैं, बिजली के, और ईरान ने हमारी सरहद तक पाइपलाइन बिछा दी है कि आप यहां से कनेक्शन ले लें, और मैं अब भी समझता हूं कि अगर ये गवादर में तक वो बना लें और वहां एक पावर हाउस लगा लें, तो 1.5 साल में आज से हमें वहां से गैस मिल सकती है। मगर चूंकि अमेरिका नहीं चाहता, तो हमने कहा तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरे भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये कैसे प्रोजेक्ट बन सकता है, अभी तो अफगानिस्तान इज ए वॉर जोन, तो वो तो नहीं बनेगा। ईरान से बन सकता है, वो अमेरिका नहीं बनने दे रहा, और अमेरिका खुद हमें कहता है जी आप फौज से भी हमें हेल्प नहीं कर रहा। इंडस्ट्रियल वेस्ट से बिजली सस्ती बन सकती है, वो भी नहीं हो रहा। डैम्स का मसला ये कि छोटे छोटे डैम बनाते, वो भी नहीं हो रहा। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि यहाँ से पैसे ले लें, यहाँ से राइट ऑफ करा लें, ये कर लें और इस तरीके से आवाम पे बोझ डाल दें। तो ये एक्चुअली पोटेंशियलिटी में कमी नहीं है, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज आ सकते हैं। प्लानिंग खराब है, कोई नहीं है, प्लानिंग का मसला नहीं है, मसला है वडेरा शाही कल्चर पर मबनी पॉलिसीज और कर्जे लेके अपने आप को जो है कंफर्ट जोन में रखे। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि बहुत से, यानी आप देखिए गवर्नमेंट फंक्शनरीज, ब्यूरोक्रेसी, एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, बिजनेसमैन, इन लोगों ने ये चीज कहनी शुरू कर दी है, कुछ बिजनेसमैनों ने, कि जनाब अमेरिका की मदद के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर अमेरिका की मदद नहीं आएगी तो फिर टैक्स की चोरी पे भी रोकना पड़ेगी, आपको शान अखराजात भी कम करने पड़ेंगे। तो इन सब लोगों ने अपने अपने कंफर्ट में पाकिस्तानी कौम को ये यकीन दिलाया है, जो कि बिल्कुल गलत है, कि हम अमेरिकी इमदाद के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा डॉक्टर स्पीकी, डॉक्टर बे के पास चलते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, 100 रुपए मिलते हैं, 150 खर्चने हैं, किसी से तो पैसे लेने पड़ेंगे, स्टेट बैंक वहां पे है, कमर्शियल बैंक है। इस बजट में कोई एलोकेशन है कि वो अपने आप को फ्रीज कर रहे हैं या अपनी स्पेंडिंग को कम करेंगे? क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको सिग्नल्स मिले? रिजवान, पहले तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि गवर्नमेंट के अखराजात में एक तो चले कुछ उनके गवर्नेंस इश्यूज थे, वो अखराजात में इजाफा हुआ, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट आया वो ये है कि वार अगेंस्ट टेरर में तमाम सियासी जमातों ने कहा कि नो, रेट मेंटेन करनी है और सवात मालाकन ऑपरेशन क्लीन अप करें। फिर वजीरस्तान फाटा में चले गए, जो लोग हमें हाथ थपथपा रहे थे पीछे हट गए। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिया नहीं, हम इसको अनफिनिश एजेंडे के तौर पे छोड़ नहीं सकते, डू और डाई थिंग। बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, रिसोर्सेज है नहीं, अब आपने अपने तरक्याती मंसूबे खट के रहे 100 बिलियन की, फिर जरूरत पड़ी 180 बिलियन की, तो वहां से कट, अब वो भी फिर खत्म हो गए, बाहर से आ नहीं रहे,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, क्यों कोई भेजेगा $1 मिलियन? बिल्कुल। लिहाजा बाहर से फंड्स भी नहीं आ रहे, निजकारी नहीं हो रही, जो एक दूसरा रेवेन्यू होता है फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में लाने का, इन्वेस्टमेंट लाने का, तो ये सब दरवाजे बंद हो गए, कैप हो गए। लिहाजा अब आपके पास एक ही दरवाजा था कि आप लोकल बैंकों से बोरिंग करें, अपने बैंकों से, और अपना ये काम चलाएं। तो ये एक वजह बनी एक्सेसिव बोरिंग की। लेकिन मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स में इजाफा भी शामिल है। ब्रेक लेते हैं छोटी सी, ब्रेक के बाद दोबारा आके मजीद बात करेंगे हम, और भी काफी सब्जेक्ट्स हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या हम तैयार हैं। सवाल बुनियादी है, बहुत सारे मसाइल हैं, हम मसाइल लेकिन कुछ हल भी यकीनन मौजूद है। कलीम साहब, आप जाहिर है जिस तरह से इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, मुझे ये जरा बताइए और नाज़रीन को ये बताइए कि ये जो एनर्जी इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्राइसिस में पूरा माशरा आया हुआ है, पूरा सेक्टर आया हुआ है, क्या ये कोई नई डेवलपमेंट है? ये तो बहुत अरसे से शायद फोर्सी किया जा रहा था। अब आगे के मसाइल की निशानदही आप सबने की है, आपके अलावा पूरे पाकिस्तान में ये आवाजें उठती रहती हैं, तो सवाल बुनियादी तौर पे फिर वहीं आ गया कि क्या सीरियसनेस रिफ्लेक्ट हो रही है? जी, मेरा ख्याल है, देखें, एनर्जी का जो मसला है पिछले 3 साल से ये ज्यादा, 3.25 साल से ज्यादा सीरियस हुआ है। उससे पहले अगर आप देखें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो थी 7 to 8% के रेंज में थी, और हमें कोई पावर का शॉर्टेज एज सच मौजूद नहीं था मुल्क के अंदर। तो जैसे डॉक्टर बेग साहब ने भी कहा कि पावर जनरेटिंग कैपेसिटी मुल्क में मौजूद है, ये इशू है मैनेजमेंट का, और इसमें लफ्ज अगर मैं यूज करूं मिस मैनेजमेंट है, और वो इस वजह से है कि हम चीजों का हल नहीं निकाल रहे। हमें अगर पता है कॉस्ट ऑफ फ्यूल बढ़ रही है, तो हमें अपनी जो पावर मिक्स है, जो बास्केट है जिससे कि हम पावर प्रोड्यूस करते हैं और जिस कॉस्ट पे करते हैं, उसको किसी को बैठ के सीरियसली रिव्यू करना चाहिए कि हम कौन कौन से तरीके से पावर प्रोड्यूस करें कि जो कम कॉस्ट पर हो। और फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि पावर को जिस वक्त सप्लाई की जाए तो लोगों से इंश्योर किया जाए कि वो उसकी बिल भी पे करें। अनफॉर्चुनेटली इसकी भी बिगेस्ट डिफॉल्टर गवर्नमेंट ही है। तो अब आप बताइए, फाटा पे नहीं करेगा, गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, लाइन लॉसेस जो हैं, जिनको कि हम टेक्निकल टर्म्स में लाइन लॉसेस कहते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर थेफ्ट का होता है। तो जब हम इन चीजों को नहीं सही करेंगे और फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो नतीजा क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है कि 14 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, रूरल एरियाज में 20-20 घंटे की पावर शेडिंग है, सिटीज के अंदर 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की है, इंडस्ट्रियल एरियाज में लोड शेडिंग है, प्रोडक्शन हो नहीं पा रही है, आप अपने कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि 3-4 चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए इस बजट के अंदर, जहन में, आई एम श्योर कि वो शायद देख भी रहे हो। सबसे पहली बात कि वन वे और द अदर दे मस्ट डिमिनिश दी सर्कुलर डेट। दूसरा जो है तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, जो इसके ऑप्टिमम उसके ऊपर जाएं। जो भी इसमें पेंडिंग इश्यूज हैं, समबडी शुड टेक इमरजेंसी मेजर्स एंड रिजॉल्व इट। तीसरी चीज जो है वो ये है कि एक रिकवरी का सिस्टम स्ट्रांग हो, एवरीबडी शुड पे। और चौथी चीज जो है वो ये है कि गवर्नमेंट अपने रिवेन्यूज को बढ़ाए, ताकि जहां पर जरूरत हो लो सेगमेंट लोगों को जो चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक वर्ल्ड इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर आता है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जो 6 और 7 हजार रुपए कमाने वाला है उसके भी हमें इंटरेस्ट को देखना है कि वो कैसे अफोर्ड करेगा। वो अब एक वक्त की रोटी अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, और अगर हमने इन चीजों को एड्रेस नहीं किया तो फिर हम काफी प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं, और फिर हमारे हाथ से शायद चीजें बिल्कुल कंट्रोल से बाहर निकल जाएं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम आईसीयू के अंदर हैं, इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत है, लाइफ एज यूजुअल या बजट एज यूजुअल से काम नहीं चलेगा, और हमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाने के तरीकों को सोचना पड़ेगा। उन जो हमारे घिसे पिटे कन्वेंशनल कहूंगा मैं जो तरीके उनसे निकलकर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, और जहां जहां लीकेजेस हैं उनको प्लग करें, अपने फेडरल एक्सपेंडिचर्स को। हमारे पास ऐसे लोग हैं कि इस तरह करने के? जी, मैं समझता हूं कि अगर टीम को एसेंबल किया जाए तो लोग हैं,
मगर अपॉर्चुनिटी की बात है, उनको इन्वॉल्व करने की बात है। फिर जो बेग साहब ने भी तस्करा किया कि जो इंडस्ट्रीज हैं, स्टेट एंटरप्राइजेस हैं, अगर 250 से 300 बिलियन आप वो बचा लें तो एक टैक्स पेयर का वो पैसा बच सकता है जो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। तो मेरा ख्याल है टैक्स नेट को बढ़ाना बेइंतहा जरूरी है। अब शायद वो स्टेज आ गई है कि अब इससे ज्यादा इसको हम प्रोलॉन्ग ना कर सकें। मेरे ये समझ में नहीं आता हम ये क्यों कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर को टैक्स करेंगे। हम एग्रीकल्चर को टैक्स करने की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं इंडिविजुअल्स को टैक्स कीजिए इररिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ योर इनकम। ठीक है, आप उसको टैक्स करें। और 1% पॉपुलेशन जो है वो टैक्स अदा कर रही है, 18-19 करोड़ में 18 लाख रुपए टैक्स पेयर है। तो यार बाकी कौम क्या कर रही है? जब तक कि वो शेयर नहीं करेंगे, इस वक्त जितनी प्रॉस्पेरिटी आई है पिछले 3 सालों में सब रूरल एरियाज में आई है, और रूरल एरियाज के पास जितनी लिक्विडिटी आई है, जितना उनके पास वो है फ्लूइड मनी अवेलेबल है, जरा ग्रोथ हुई है बिल्कुल। जो प्राइसेस बहुत बड़ी 2-3 गाड़ोज आई हैं, मगर आई हैं, मोटरसाइकिल आई हैं, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स और जितनी भी गुड्स हैं जो घर में इस्तेमाल होती हैं, फ्रिज है, टीवी है, फलाना, ये सब रूरल ने परचेज किया है, अर्बन ने परचेज नहीं किया है। तो आई थिंक हमको इसको बड़ा सीरियसली इस बैलेंस को देखना होगा और टैक्स के नेट को हमें बढ़ाना होगा। अच्छा, पहले हम पिछले एपिसोड में जो बात कर रहे थे आरजीएसटी की, उस पर थोड़ा सा मैं टच करना चाह रहा हूँ। आपसे डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे थे कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था, इसकी वजह बताइएगा। देखिए बात यह है कि एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका असर आवाम पर पड़ता है, तो जितने ममालिक हैं वही कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स बढ़े। जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ टैक्सों की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है, तो उसका बड़ा हिस्सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स का है। मिसाल के तौर पर वजीर खजाना जब ये कहते हैं कि मेंबरान पार्लियामेंट खुद टैक्स नहीं दे रहे, तो वो इनकम टैक्स की बात करते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं, आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्या हम तैयार हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं क्या हम